क्या आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं एंड आपने जियोग्राफी ले रखी है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। एंड हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की जियोग्राफी का यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 पर एक वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। वो था यूनिट नंबर 1 का डे 1 और आज है यूनिट नंबर 1 का डे नंबर 2। डे नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, जैसे आप देख पा रहे हैं कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर की जियोग्राफी के यूनिट नंबर 1 का नाम क्या है? भौतिक भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति, और अगला है आपका भूवैज्ञानिक समय पैमाना और पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आप बेसिक बेसिक देख पा रहे होंगे, 4 पार्ट है कि कम से कम इसको 4 पार्ट में हमको समझना पड़ेगा। 4 इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें पहले यूनिट में हमने समझा था भौतिक भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में, कि भौतिक भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र में थोड़ा सा आपको दिखा भी दे रहा हूं। ये रहा भौतिक भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं पढ़ी थी तो ज़रूर जाकर के चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं ये वीडियो। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं इससे आगे का पार्ट जो है ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के। ओके, ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के क्या क्या सिद्धांत है, कौन कौन सी थ्योरीज हैं और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस आज की वीडियो में। ओके, तो यूनिट नंबर 1 का हमारा ये क्या है? डे नंबर 2 है। ओके, डे 2 ये होने वाला है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक प्राचीनतम सिद्धांत रहा है जो पृथ्वी की उत्पत्ति को बताता है, वो रहा है ज्वारीय परिकल्पना, जो कि जेम्स जीन्स द्वारा 1919 में दिया गया था। कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी, इसको लेकर के जेम्स जीन्स ने एक परिकल्पना दिया हुआ था जिसको ज्वारीय परिकल्पना का नाम दिया गया। ज्वार भाटा सुना है ना आपने, कि जब चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में आता है तो समुद्र का पानी ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है, ऊपर उठता है तो उसको ज्वार कहते हैं, नीचे गिरता है तो उसको भाटा कहते हैं। तो ज्वार मीन्स क्या? खिंचाव। जब खिंचाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो पानी क्या होता है? ऊपर उठता है समुद्र का। जब पृथ्वी चंद्रमा जब पूरे आकार में होता है तो वो क्या करता है? खींचता है पानी को, राइट। तो ऐसे ही खिंचाव मीन्स खींच के बनने वाली परिकल्पना को क्या कहते हैं? ज्वारीय परिकल्पना। अब ये खींच के बनने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छे से समझना है। ये पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के ये भी बहुत टाइम तक मान्यता प्राप्त एक सिद्धांत रहा है। ओके, तो ज्वारीय परिकल्पना में क्या हुआ कि जेम्स जीन्स महोदय क्या कहते हैं कि जैसे हमारा सूर्य था, ओके, ये है हमारा क्या? सन, सूर्य। और आप सभी को पता होगा कि हमारी पृथ्वी क्या है? सौर मंडल का ही हिस्सा है। यानी कि हमारी पृथ्वी के लिए सूर्य इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि सूर्य नहीं होगा तो उजाला नहीं होगा, सूर्य नहीं होगा तो गर्मी नहीं मिलेगी, सूर्य नहीं होगा तो तापमान नहीं होगा, तो हम पूरी तरह से क्या हो जाएगा? ठंडे में पिघल जाएंगे। पिघल मीन जम जाएंगे। हम इतना ठंडा होगा कि सूर्य ही गर्मी का स्रोत है हमारे पास। ओके, तो एक तरीके से हम सभी सौर मंडल के पार्ट है, हमारी पृथ्वी भी सौरमंडल का पार्ट है। तो सूरज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, सूरज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि एक टाइम पर ऐसा हुआ कि सूरज के पास से एक बड़ा तारा गुजरता है। क्या हुआ? सूरज के पास से एक बड़ा तारा गुजरता है। सूरज भी हमारा एक तारा है, आपको पता होगा कि सूरज भी क्या है? एक तारा है, लेकिन वो हमारे सबसे नजदीकी तारा है। हमारा सबसे नजदीकी तारा है क्या है? सूर्य है। इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है। बाकी तारे हमसे बहुत दूर हैं इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं, जबकि तारे सूरज से बहुत बड़े हैं। मतलब सूरज सबसे छोटा और नजदीकी तारा है हमारे लिए, इसलिए वो ऐसा इतना नजदीक होने की वजह से बड़ा दिखता है। अदरवाइज सूरज से बहुत बड़े बड़े तारे हैं बट वो हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो बहुत दूर हैं। ओके, तो ज्वारीय परिकल्पना में सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि सूरज के पास से एक बड़ा तारा गुजरता है। अब हर एक चीज की अपनी एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जैसे हमारी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि हमने कुछ भी चीज लिया, हमने अगर इसको ऊपर फेंका है तो ये नीचे आ जाएगा, कि ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे आएगा। ये कॉन्सेप्ट वर्क करता ही करता है। तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति सब में होती है, हर ग्रहों के पास, हर उपग्रहों के पास, हर तारे के पास अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो इनका कहना था, इनका मानना यह था कि जब ये तारा सूर्य के पास आने लगता है, सूर्य के नजदीक से होकर के ये गुजरता है, तो क्या होता है कि ये तारा, साथी तारा जो था, ये बहुत बड़ा था। जो बड़ा होने की वजह से इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है? ज्यादा हो गई। अब जब आप देखोगे ना तो ये सब तारे किससे बने? सूर्य किससे बना हुआ है? तो सूर्य का 99% पार्ट किससे बना हुआ है? हीलियम और हाइड्रोजन से।
तो ये चीजें जब जब ये नजदीक से गुजरता है तो क्या होता है कि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होती है। किसकी? ये जो साथी तारा था, इस तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होती है। तो इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होने की वजह से यहां से क्या होता है कि ये सूर्य का जो एक किनारे का पार्ट होता है ना, ये इसके जो तत्व होते हैं, इन तत्वों का खिंचाव इसकी तरफ बढ़ता है, ये इसकी तरफ मुड़ते हैं। मतलब ये यहां से खींच पा रहा है। कैसे खींच पा रहा है? जैसे चांद हमारी धरती पर स्थित समुद्र से खींच पा रहा है, बट उसकी उतनी ही क्षमता है कि ये इतने ही लेवल पे आता है। कभी कभी देखते हो आप, ज्वार बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन बहुत बड़ा भी एक लिमिट ही होती है, इतने तक ही हो सकता है। बट जब तारे की बात कर रहे हैं, उसकी बहुत बड़ा द्रव्यमान है, तो वो क्या कर रहा है? खींच रहा है सूर्य से, और सूर्य से खींचता है तो ये खिंचाव की वजह से सूर्य का ये पार्ट यहां से ट्रेवल करता है और खींचता हुआ गुरुत्वाकर्षण की वजह से, आकर्षण की वजह से इसकी तरफ बढ़ता है और इस शेप में हो जाता है। जैसे कि आप देखो कोई भी चीज़ है, दो तरफ से आप खींच रहे हो, तो जिस तरफ से खींच रहे हो वहां से क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। तो दोनों साइड से ये पतला पतला हो गया। इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, क्यों है। तो ये इस तरह से इस आकार में यहाँ पे आता है। अब ये इस सिचुएशन में होती है और उसके बाद क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो इस तरह से एक ये इसको कहते हैं फिलामेंट। तो एक फिलामेंट बन जाता है। अब ये फिलामेंट यहाँ पे क्यों नहीं पहुँच पाता है, उसके भी अपने कॉन्सेप्ट थे, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि ये तारा क्या होता है, ये अपनी तरफ खींचता है और उसके बाद ये सूर्य के पास से होकर के बस गुजर के चला जाता है। जब तक ये यहाँ पे पहुँचता है ये थोड़ा सा दूर चला जाता है, सो इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति में ये पूरी तरह से लिप्त नहीं हो पाता है, तो ये बीच में ही अटक जाता है। अब वो उस सिचुएशन में आ चुका है कि ना सूर्य की तरफ जा सकता है ना इधर जा सकता है। तो क्या हो गया? एक ऐसे सिचुएशन में ग्रेविटी में आकर के ये फंस जाता है और यहां पर बन जाता है एक फिलामेंट, जो धीरे धीरे करके क्या होता है? ठंडा होने लग जाता है। अब जब ये कॉन्सेप्ट जो है सर जेम्स जीन्स ने बताया ना, तो इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए। बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया अलग अलग तरीके से कि ये वापस क्यों नहीं लौटा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि ये भाई यहाँ तो आ तो गया, फिर ये अपने रास्ते में अलग तरह से चला गया, तो ये वापस क्यों नहीं लौटा? ये वापस इसलिए नहीं लौटा क्योंकि वो सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, उस फेज से वो बाहर निकल चुका था, इसलिए वो क्या हुआ? वापस नहीं लौट पाया और वहीं पे अटक गया। बीच में मोटा और किनारे किनारे पतला क्यों है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी बताया गया है कि बीच में मोटा पतला क्यों है। मैंने बताया ना कि जब आप दो तरफ से किसी चीज़ को खींचोगे, तो जब आप खींचोगे तो क्या होगा? दोनों तरफ से पतला हो जाएगा, क्योंकि इधर से सूर्य खींच रहा है, इधर से वो तारा खींच रहा है और बीच में मोटा रहेगा, दोनों साइड से ये पतला हो गया है। तो इस तरह से ये हुआ। फिलामेंट से ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी कॉन्सेप्ट भी बताया है कि फिलामेंट से ग्रहों की उत्पत्ति ऐसे हुई कि जब ये यहाँ पे आ गया, तो सूर्य क्या है? आग का दहकता हुआ गोला है। तो जब वो वहां पर था तो एक अलग सिचुएशन है, एक अलग माहौल है, गर्मी है। ये बाहर जब इन्वायरमेंट में आ गया तो धीरे धीरे क्या हो गया? ये ठंडा होना स्टार्ट हुआ। और कोई भी चीज़ जब गर्म चीज़ ठंडी होगी और जितना ज़्यादा ठंडी होती रहेगी, वो ठंडी होगी, सिकुड़ेगी, फिर सिकुड़ करके वो टूटेगी और टूट करके वो बिखरेगी। तो ऐसे जो ये फिलामेंट था, ये बहुत सारे पार्ट्स में टूटता है। जो बड़े बड़े पार्ट्स थे वो ग्रह हो गए और जो छोटे छोटे पार्ट्स बचे वो उपग्रह हो गए। जैसे कि आप देखोगे कि एक बुध ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी है, जो है एस्ट्रॉयड है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, नेपच्यून, प्लेटो, ये सारे ग्रह बनते हैं। और इसी में से एक ग्रह होता है हमारा प्यारा पृथ्वी। अब जो ये हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के संबंध में हमारी पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। तो इसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स टूटे होंगे वो अलग अलग ग्रहों के उपग्रह हैं, और सब ग्रहों के पास अपने अपने अलग अलग उपग्रह हैं। किसी किसी के पास तो 50-50 तक उपग्रह हैं अलग अलग ग्रहों के पास। तो इस तरह से ग्रह और उपग्रह की उत्पत्ति हुई। जब धीरे धीरे ठंडा होने लग गया और जुड़ने लग गया, तो जो बड़े पार्ट्स में जुड़ के हो गया वो ग्रह हो गया, जो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गए वो उपग्रह हो गए। ओके, अब ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट में कुछ कुछ लूप होल्स थे, जिन लूप होल्स को फिक्स करने के लिए कौन आते हैं? जेफ्रीज महोदय आते हैं। जेफ्रीज ने इस परिकल्पना का संशोधन 1929 ईस्वी में किया। 1919 में जेम्स जीन्स ने परिकल्पना दी थी। 1929 में आकर के जेफ्रीज महोदय ने इस परिकल्पना का थोड़ा सा संशोधन रूप लाया और इसमें कई सारे क्वेश्चंस के आंसर दिया, जैसे कि ग्रहों की गति को लेकर के, साथी तारा कहाँ चला गया, इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जिसका आंसर दे करके उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें सॉर्ट की और काफ़ी लंबे समय तक ये मान्यता प्राप्त रहा। यानी कि 10 साल तो ऐसे ही आप देख सकते हो। फिर इन्होंने जब मान्यता इस चीज़ को दिया तो ये और टाइम तक मान्यता प्राप्त रहा। इसमें क्या है? ग्रहों की गति की, ग्रह गति कैसे करते हैं, इसका इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। जो साथी तारा ये आया हुआ था ना, ये साथी तारा कहाँ चला गया?
इस साथी तारा कहाँ चला गया, इसके बारे में भी जवाब दिया कि साथी तारा का रास्ता अलग था, रूट अलग था, तो वो अलग अपना इन्होंने बताया था, सॉरी, इन्होंने बताया कि ये जो तारा था ये किसी अदर बड़े तारे की तरफ बढ़ रहा था और बीच में वो सूर्य के पास से होकर के गुजरा, बट ये बढ़ रहा था किसी और तारे की तरफ और ये यहाँ पर आकर के इस तारे के साथ मिलता है। अब इसमें कई सारी आलोचनाएं भी आई हैं, आलोचनाओं को भी समझते हैं कि कौन कौन सी आलोचनाएं हमें फेस करनी पड़ी आलोचना के रूप में। तो आलोचना के रूप में जो हमें फेस करना पड़ा उसमें आता है कि पारस्परिक टकराव की संभावना कम है। जैसे कि जेफरीज महोदय ने जब इस कॉन्सेप्ट को सुदृढ़ करने की कोशिश की तो इन्होंने कहा कि वो दूसरे तारे की तरफ बढ़ रहा था, तो इनकी आलोचना इस बेस पर किया गया कि पारस्परिक टकराव की संभावना तो बहुत कम है, कि मतलब तारे आपस में टकराने लगे, क्योंकि तारों का टकराना कोई नॉर्मल बात नहीं है। मतलब आप देख रहे हो दो फाइटर जेट भी आकर के आपस में टकराते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है, एक बम ब्लास्ट होता है कितनी बड़ी चीज होती है, एक परमाणु बम अगर कहीं पर गिर जाए, जापान में गिरा हुआ था, आज तक वहां पर चीजें डिस्टर्बिंग है, आज तक वहां पर अच्छे से लोग पैदा नहीं हो रहे। और जो दो तारे कितना बड़ा उसमें द्रव्यमान है, दो तारे अगर आपस में टकराने लग गए तो फिर क्या होगा, फिर तो ब्रह्मांड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि यार पारस्परिक टकराव की संभावना तो बहुत कम है और ये कॉन्सेप्ट नहीं काम करता कि तारा किसी तारे की तरफ बढ़ रहा होगा और सूर्य के पास से होकर गुजर जाएगा। और सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी का कॉन्सेप्ट इससे समझ नहीं आता है कि सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता और इन दो चीज़ों के बेस पर इसकी आलोचना किया गया। बट इन आलोचनाओं के बावजूद भी काफ़ी समय तक ये जो कॉन्सेप्ट रहा पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के ये मान्यता प्राप्त रहा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट ब्रह्मांड की उत्पत्ति को नहीं बता पाता है, क्योंकि अगर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को देखेंगे तो यहां पर कुछ नहीं, यहां पे तो बस पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के सूरज से स्टार्ट हुआ है, जबकि सूरज हमारी सौर मंडल का हिस्सा है, मतलब हम सूरज के सौर मंडल के हिस्सा हैं, सूरज के हिस्सा है, बट हमारा सूरज की एग्जिस्टेंस है क्या, बहुत छोटी सी है। इस दुनिया में आप देख रहे हो सूरज के जैसे, सूरज तारा हमारा है, उससे कितने सारे तारे तो आपको नॉर्मली आकाश में दिख जाते हैं और जितनी आकाश आप देख पा रहे हो ना उससे कई गुना ज्यादा बड़ा आकाश है, आकाश गंगाएं हैं, बहुत बड़ा है ये यूनिवर्स। और उस यूनिवर्स के एक छोटे से तारे, सूरज के एक छोटे से पार्ट से टूट करके 9 ग्रहों में से एक छोटा सा ग्रह बनता है पृथ्वी। उस पृथ्वी के एक छोटे से पार्ट में होकर के आप एक हिस्सा देख पाते हो और आपको लगता है कि यही दुनिया है, जबकि वो नहीं है। तो मीन्स इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझ नहीं आता है। बट हाँ, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझ में आने लग गया था कि हाँ पृथ्वी ऐसे उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन आगे चल करके एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है और जिस थ्योरी को आज तक भी मान्यता प्राप्त है वो थ्योरी है बिग बैंग की थ्योरी, जो पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई होगी। उस चीज को लेकर के हम पढ़ने वाले हैं अगले यूनिट में। डे नंबर 3 में हम समझेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, कैसे है, उस चीज को हम पढ़ने वाले हैं अगले यूनिट में। इस यूनिट में हमने ज्वारीय परिकल्पना, जेम्स जीन्स और जेफरीन के द्वारा बनाई गई इस परिकल्पना को हमने पढ़ा है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।